हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर का मॉड्यूल नंबर 4 सॉरी 6 घरेलू उपकरण डोमेस्टिक अप्लायंसेस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाएं आप देने वाले हैं, तो यदि इसमें से आते हैं तो आप उसको सही कर लेंगे। ये घरेलू उपकरण का या डोमेस्टिक अप्लायंसेस का क्लास नंबर फर्स्ट है। देखते हैं इसमें कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस करने वाले उपकरण जो होते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है, तो वो एलिमेंट किसका बना होता है ये बताना है। तो ये वो एलिमेंट किसका बना रहता है, नाइक्रोम का बना रहता है। और नाइक्रोम जो है मिश्र धातु है। ये किसकी किसकी मिश्र धातु है, तो निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम को मिला करके नाइक्रोम का तार बना दिया जाता है और उसी तार को इस तरह से कुंडली नुमा बना करके उसको लगा दिया जाता है, तो ये हिट करने लगता है। कैसे हिट करता है, इसमें इसका रेजिस्टेंस जो होता है थोड़ा अधिक होता है, तो इसमें आई स्क्वायर आर जो होता है पावर लॉसेस होने लगता है और ये हीट होने लगता है, और जो भी इस पे रखेंगे वो हीट हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही है, नाइक्रोम। ये सब सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम ये सब नहीं होते हैं, नाइक्रोम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक आयरन का दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे प्रेस कहा जाता है, तो उसी में ये एलिमेंट लगा हुआ है, तो ये भी किसका बना रहेगा, नाइक्रोम का ही बना रहेगा। यदि कोई मान लीजिए कि गीजर है, तो गीजर में भी जो हीटिंग एलिमेंट पड़ा रहेगा तो भी किसका रहेगा, नाइक्रोम का ही बना रहेगा। प्रेस है, इसमें भी नाइक्रोम है। फिर इसके बाद केतली होती है, उसमें भी नाइक्रोम का तार लगा रहता है। मतलब जहाँ पे भी हीट उत्पन्न करना है वहां पे क्या लगाएंगे, नाइक्रोम वायर लगा देते हैं। नाइक्रोम से ही हम लोग क्या करते हैं, हीट को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। जो आयरन होता है, विद्युत इस्त्री या मतलब उसे प्रेस कहा जाता है, तो इसी का एक भाग ये दिखाया गया, इसको बताना है। तो देखिए उसमें कौन कौन भाग होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं, इसको देख लेते हैं इधर। ये जो सोल प्लेट है एकदम नीचे लगी रहती है, एकदम नीचे साइड में जिससे प्रेस किया जाता है वो सोल प्लेट होती है। तो ये क्या हो गई, सोल प्लेट। और इस सोल प्लेट के ऊपर एक माइका का इंसुलेशन इस तरीके से लगा दिया जाता है। जो माइका होता है वो इलेक्ट्रिक का कैसा होता है, बेड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। जबकि हीट का कैसा होता है, सुचालक होता है, हीट को आसानी से जाने देता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट में इंसुलेशन प्रदान करने के लिए ये माइका लगा होता है, ठीक ना। इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का तार इसमें लगा देते हैं, तो ये इसको हीट करने लगता है। और ये माइका जो है बहुत बढ़िया सुचालक है, किसके लिए, उष्मा की सबसे बढ़िया चालक है। तो उष्मा को ये नीचे आने देगी और इसको सोल जो है, इसका आयरन का सोल है उसको गर्म करने लगेगी, ठीक ना। तो ये गर्म हो जाएगा और ये यहाँ से इसमें जब हीटिंग एलिमेंट लगाए रहेंगे तो उसमें विद्युत सप्लाई भी नहीं उतरेगी, क्योंकि एक इंसुलेटर है। फिर उस पर इसके ऊपर क्या करते हैं, एक एस्बेस्टस की सीट लगा करके कस देते हैं। एस्बेस्टस की सीट इस पे लगा देते हैं। तो एस्बेस्टस की जो सीट होती है ये हीट प्लस इलेक्ट्रिक दोनों की बेड कंडक्टर होती है, मतलब हीट को भी नहीं ऊपर जाने देगी और विद्युत रोधी भी है, तो इसमें से जो करंट है उसको भी ऊपर नहीं जाने देगी, मतलब दोनों का विरोध कर देगी। तो इसके ऊपर इसको रख देंगे, तो जिससे हमारी क्या होगी, हीट जो होगी, हीट कहाँ हमें चाहिए, कपड़ा नीचे प्रेस कर रहे हैं तो नीचे ही चाहिए, ऊपर तो हीट चाहिए ही नहीं, तो ये इसको रोक करके रखेगी, मतलब लॉसेस को कम कर देगी। फिर अब इस एस्बेस्टस के सीट को
प्रेस करने के लिए एक प्रेशर प्लेट लगा देते हैं, जो इसको प्रेस करके क्या करती है, इसके सोल प्लेट के साथ एक साथ जोड़ करके रखती है प्रेशर प्लेट। तो इस तरीके से इसके होते हैं पार्ट, उसमें होते हैं। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लगा देते हैं। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए उस फिगर में से कौन सा फिगर ये मिल रहा है, सबसे नीचे वाला मिल रहा है, तो ये क्या चीज है? सोल प्लेट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोल प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरियर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। जो माइक्रोवेव ओवन होता है तो उसमें एक मोटर लगी रहती है, उस मोटर का नाम होता है स्टीरियर मोटर, ठीक ना? तो उसी का बताना है कि कार्य क्या होता है स्टीरियर मोटर का। तो देखिए स्टीरियर मोटर का ये काम होता है कि ये जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, तो इसमें एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो उस ऊर्जा को चारों तरफ एक समान डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए एक स्टीरियर लगा होता है, मतलब पंखी नुमा लगा रहता है, जिसको चारों तरफ क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसको घुमाने के लिए एक मोटर लगी रहती है, उसी को स्टीरियर मोटर कहा जाता है। तो ये क्या करेगी? इसमें रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मतलब घूमती है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है चारों तरफ, मतलब एक समान बांटने का काम करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन होता क्या है? तो ये होता ये है कि ये माइक्रोवेव ओवन का खाली स्थान है। यदि इसमें कोई भोजन वगैरह रखते हैं बनने के लिए, या कोई केक वगैरह रखते हैं बनाने के लिए, तो इसमें होता क्या है कि जो इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उसमें से एक वेव जाती है और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हैवी फ्रिक्वेंसी होती है। उस पार्टिकल को इधर उधर मतलब करता है, हमेशा चेंज करता है। तो इसमें स्वयं में उसके हीट जनरेट होता है, और ये हीट जनरेट होकर के भोजन को बना देता है, या केक है तो उसको बना देता है इस तरीके। तो इसका काम ये होता है, और ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, मेगा हर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू बैंड मार्क्ड एस एक्स इन गीजर। गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? ये जो यू टाइप का बैंड दिखाया गया है यहाँ पे, एक्स से प्रदर्शित किया गया है, तो इसी का उद्देश्य बताना है कि किस उद्देश्य से लगाया जाता है, या किस इसका कार्य क्या है ये बताना है। तो ये करता क्या है कि जो ये गीजर है, गीजर में जो पानी भरा हुआ है, तो ये पूरे पानी को नहीं निकलने देता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, यानी पानी की निकासी को रोकता है। क्या करता है? पानी की निकासी को रोकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये पानी की निकासी को क्यों रोकता है, क्यों नहीं पूरा निकलने देता है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा के रखे हुए हैं, यदि इसमें से पूरा पानी निकाल देंगे तो हीटिंग एलिमेंट ओवर हीट होकर के जल जाएगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि इसमें थोड़े से पानी की मात्रा को हमेशा बरकरार रखा जाता है। तो जब इसको मोड़ कर रख देंगे तो पूरा पानी नहीं निकलेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर। खाद्य मिक्सचर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? जो फूड मिक्सचर होता है, फूड मिक्सचर कैसा होता है देख लेते हैं। उसी में बताना है कि किस टाइप का मोटर लगा रहता है सिंगल फेज का। तो फूड मिक्सचर इस तरह से होता है, ये इसके अंदर मोटर लगी रहती है, ये है जो जार है, इसमें कोई मतलब कि अपना रख लेंगे मसाला वसाला वगैरह, या कुछ भी रख सकते, जो रख करके इसमें फूड मिक्सचर जब चलाएंगे, इसको जब चलाएंगे तो उसको काट करके मतलब लुगदी टाइप का बना देगा। तो ये फूड मिक्सचर होता है। इसमें बताना है कौन सी मोटर लगी रहती है, और वो भी एसी मोटर होती है। कौन सी मोटर होती है? यूनिवर्सल मोटर उसमें लगी रहती है। ए ऑप्शन इसका सही है, यूनिवर्सल मोटर। जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये एसी और डीसी दोनों पे चल सकती है। तो हमारे घरों में सप्लाई एसी आती है, इस वजह से इसको एसी से चलाया जाता है।
डीसी से भी इसको चला सकते हैं। और इसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होती है, 3000 आरपीएम से भी अधिक होती है। 3000 से लेकर के 12000 आरपीएम तक इसकी स्पीड होती है। और आरपीएम का मतलब क्या होता है, एक मिनट में इतना बार रोटेशन कर जाएगी। इसका मतलब ये है, यदि 3000 आरपीएम की है तो 3000 बार रोटेशन कर जाएगी एक मिनट में। यदि वही 12000 आरपीएम पे चल रही है तो एक मिनट में 12000 घूम जाएगी, रोटेट कर जाएगी। इसका मतलब ये होता है रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट भी होता है। इसका सही ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। ये हीटर की एक सर्किट बनाई गई है और इसमें 4 पोजीशन बनाया गया है। ये पोजीशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। 4 पोजीशन दिखाया गया है। पूछ रहा है कि किस समय अधिकतम आउटपुट प्राप्त होगा। तो देखिए इसको समझते हैं कैसे आउटपुट अधिकतम प्राप्त होगा, किस पोजीशन पे। ये प्लस है, ये यहाँ पे जाके जुड़ गया एल पे, इसका कनेक्शन कहीं पे है नहीं है, निगेटिव का है लेकिन इसका नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है तो इसमें जीरो पावर लॉसेस होगा, पावर लॉसेस जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जाएगी, ये प्लस वाला किसी से जुड़ा ही नहीं है तो ये जीरो हो गया। दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, ये जो प्लस सिरा है एल से जुड़ते हुए एम से ऐसे जुड़ गया है और जा करके यहाँ पे अटैच हो गया है, इससे और इससे दोनों से एक सिरा जाके जुड़ गया। फिर जो दूसरा सिरा ये माइनस वाला, ये यहाँ पे गया, इस वाले एलिमेंट से जुड़ा और ये इस वाले एलिमेंट से जुड़ा। तो इसकी सर्किट देखिए कैसे बन रही है। जो एल है, एल से एक इस तरीके से जुड़ गया है यहाँ पे एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट जो है कहाँ पे जुड़ गया है, इस तरीके से एल से ही निकल करके इधर चला गया है। और ये सब जा करके कहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस एन सिरे से। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे आकर शॉर्ट हो जा रहे हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों आपस में आके यहाँ पे शॉर्ट हो जा रहे हैं। दोनों को शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से एक निकल करके कहाँ जा रहा है, प्लस सिरे पे जा रहा है, सॉरी माइनस सिरे पे जा रहा है, माइनस, और यहाँ से ये प्लस सिरा है, प्लस माइनस। तो इसको देखेंगे सर्किट डायग्राम इसका बना करके कुछ इस तरीके से। तो ये एल यहाँ पे है, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, और इस तरीके से जोड़ दिया गया है ये माइनस सिरा। तो ये दोनों कैसे जुड़ गए, पैरेलल में जुड़ गए, क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ रही है और यहाँ पे आके दोनों मिल रही हैं। ये जो करंट आई जा रही है यहाँ पे I1 आ जा रही है, इसमें I2, और यहाँ पे दोनों मिल करके I हो जा रही है। तो ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। जब पैरेलल में कोई कनेक्शन किया जाता है उस समय जो पावर होता है वो मैक्सिमम खर्च होता है, दोनों जुड़ करके मिलते हैं। तो इस पोजीशन पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो पावर का आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। इस कंडीशन में देखते हैं, ये जो प्लस सिरा है यहाँ पे गया और यहाँ से इन दोनों को जोड़ रहा है, मतलब एक ही बाइंडिंग के दोनों टर्मिनलों पे प्लस सिरा जुड़ गया। कोई इसमें पावर नहीं होगा, कोई इसमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा इस एलिमेंट से। एक यहाँ से जुड़ा हुआ है दूसरा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और एक इससे माइनस से जुड़ गया है, तो केवल ये एलिमेंट काम करेगा। तो इसमें पावर कम मिलेगी, इस कंडीशन में भी पावर कम मिलेगी इसके तुलना में, लेकिन मिलेगी, जबकि इसमें नहीं मिलेगी। इसमें देखते हैं, ये इससे जाके जुड़ गया और ये यहाँ पे जाकर के इस तरीके से ऐसे जुड़ गया। तो जब ध्यान से इसको देखेंगे तो इसकी सर्किट कैसी बन रही है, प्लस सिरा जा करके यहाँ पे इस बाइंडिंग से सॉरी बाइंडिंग नहीं, इसमें ये एलिमेंट से जुड़ गया, हीटिंग एलिमेंट से, ये एलिमेंट से जुड़ा, फिर आगे दूसरा एलिमेंट ऐसे जुड़ा हुआ है। इस वाले वायर से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई सप्लाई ही नहीं जा रही है। अब ये जो है एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ऐसे निकल कर आकर के माइनस से जुड़ गया, तो ये एलिमेंट आकर के माइनस से जुड़ गया। तो ये कैसा कनेक्शन बन गया, सीरीज कनेक्शन बन गया। और सीरीज कनेक्शन में हमेशा पावर कम होती है। जैसे इसकी रेटिंग मान लीजिए कितना है, 1000 वाट है,
और इसकी भी रेटिंग 1000 वाट है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में जो पावर होती है ये जो सबसे न्यूनतम होती है उससे भी कम पावर होता है। तो यहाँ पे दोनों 1000 के हैं, तो 1000/2 कर देंगे तो इसमें 500 वाट का ही केवल पावर प्राप्त हो गया, यानी आउटपुट के रूप में। जबकि यहाँ पे यदि ये 1000 वाट है और 1000 वाट ये भी है और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो कितने वाट मिलेंगे आउटपुट में? 2000 वाट के बराबर आउटपुट मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मैक्सिमम आउटपुट के लिए? दूसरा नंबर पोजीशन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड एस पर जूल्स लॉ। देखिए एक जूल का नियम है, तो जो जूल का नियम है उसका ये फार्मूला होता है, हीट जनरेटेड बराबर होता है H बराबर होता है I² RT में J कैलोरी, ये होता है। या इसमें I² RT भी लिख सकते हैं, ये भी जूल का नियम हो जाएगा। यहाँ पे कैलोरी में दे दिया गया है तो इसलिए इसमें J से गुणा कर दिया गया है। और यहाँ पे J का मान होता कितना है? तो J बराबर होता है 4.18, या तो इसको 4.2 से भी जाना जाता है, ठीक ना, मतलब इसका एक मान है, J का मान है। तो इस तरीके से इसका फार्मूला कौन सा सही हो जाएगा? हीट जनरेटेड बराबर I² RT में J कैलोरी, उत्पन्न उष्मा I²RT/J कैलोरी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन ए इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्कड फॉर 5 मिनट। देखिए एक 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करना है, जबकि हीटर कितने समय के लिए काम कर रहा है? 5 मिनट के लिए। तो हीट निकालना है, हीट के लिए फार्मूला क्या होता है? H बराबर I²RT में J होता है। J का मान रख सकते हैं यहाँ पे 4.18 या 4.2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि I²RT जो दिया हुआ है इसका मान कहाँ कहाँ पे दे रखा है। तो जो इसमें तो पावर दे रखा है, तो P बराबर होता क्या है? I²R होता है। तो I² का मान हमें मिल गया, I²R का। तो I² का मान कितना दे रखा है? 1000 वाट, 1000 वाट लिख लेंगे। T का मान कितना दे रखा है? समय का 5 मिनट, जबकि इस फार्मूले में जो समय है वो सेकंड में दिया गया है, तो मिनट को सेकंड में पहले चेंज कर लेंगे। तो T बराबर 5 × 60 कर देंगे, सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये हो गया सेकंड में। J का मान दे रखा है, सब दिया हुआ है, अब इसमें रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। जबकि इसका आंसर किलो कैलोरी में है, बाद में हम लोग किलो कैलोरी में चेंज करेंगे। अभी ऐसे इसका हीट केवल निकाल लेते हैं। तो I²R का मान यहाँ पे 1000 वाट रखते हैं, इंटू T का मान कितना रख देंगे? 5 × 60 बटे में J का मान कितना रखेंगे? 4.18 रख देंगे, मल्टीप्लाई करके भाग दे देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1000 × 5 × 60 = कितना आ गया? दाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख आ गया, मतलब 3 5 0। तो इस तरीके से 3 1 2 3 4 5 0 लिख देंगे, और ये बटे में 4.18। अब इसमें जब भाग देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। भाग 4.18 तो आ रहा है 71,770 बराबर 71,770 दशमलव और कुछ आ रहा है, तो इतना हम लोग लिख लेते हैं।
तो इतना क्या आएगा, ये कैलोरी में आ गया, हमें चाहिए किलो कैलोरी में, इतना कैलोरी में आ गया, किलो कैलोरी में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए तो उसके लिए हम लोग को 1000 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भाग दे देंगे 1000 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलो कैलोरी आ जाएगा। तो इसका जब हल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1230 है तो इसमें 1230 इधर आ जाएंगे, 71.77, 71.77 किलो कैलोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है 71.6 किलो कैलोरी, तो इसको यहाँ पे सही कर देंगे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ग्रूव्स एट वेरियस प्लेट इन ए हीटर बेस प्लेट। हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। देखिए एक खांचा बनाया जाता है, ग्रूव्स बनाया जाता है, जो हीटर उटर होते हैं वगैरह, तो उस मतलब को उसको किस उद्देश्य से बनाया जाता है ये बताना है। तो देख लेते हैं कैसा मतलब ग्रूव होता है। जैसे ये कोई हीटर है, हीटर की एक प्लेट है, जो हीटर की प्लेट होती है किसकी बनी होती है, पोर्सिलिन की बनी होती है। तो इसमें देखेंगे तो जो हीटिंग एलिमेंट जो लगे होते हैं वो इस तरीके से इसमें ग्रूव्स कटे होते हैं और उसी में हीटिंग एलिमेंट ऐसे करके लगाया जाता है। तो ये ग्रूव्स क्या कर रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं और उसको बाहर निकलने से रोकते हैं, उसमें बना रहता है फंसाने के लिए। देखिए प्रोजेक्टेड टू रिटेन द हीटर एलिमेंट विद इन द ग्रूव्स। ये जो देख रहे हैं हल्का हल्का निकला हुआ इधर इधर, तो जब इसमें हीटिंग एलिमेंट डालेंगे और डाल करके दबा देंगे तो ये इसी में जाके फिक्स हो जाता है, और ये जो बाहर ये जो निकला हुआ है वो हीटिंग एलिमेंट को बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है। तो देखते हैं इसका कौन सा सही ऑप्शन होता है। ऑप्शन देखिए, ऊष्मा को ठीक से विकृत करता है, ये कोई समझ में नहीं आई यार, ऑप्शन ये गलत है। ऊष्मी आवरण को दृढ़ता से रखता है, मतलब रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली, इसका सब ऑप्शन यही सही हो जाएगा। हीटिंग एलिमेंट को क्या करता है, धारण करके रखता है, रिटेन करता है, तो इसका सही ऑप्शन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केतली। विद्युत केतली में सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है। जो केतली होती है केतली, उसमें पूछ रहा है कि सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है। तो सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होगा, देखिए एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है। बी ऑप्शन है अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन है केतली बेस को नुकसान से बचाता है। डी ऑप्शन है अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखता है। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो केतली है, केतली को नीचे से जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे जो सोल प्लेट है इसको यहाँ पे स्पर्श करा के नहीं रखाएंगे, मतलब कांटेक्ट में करा के नहीं रखाएंगे, तो ये गर्म नहीं होगा, मतलब ऊष्मा को बहुत कम देगा, ऊष्मा का लॉसेस होने लगेगा, तो इसलिए ये निकट उसके संपर्क बना करके रखने के लिए किया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कंटेक्ट विथ कंटेनर, अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज कितना होती है ये बताना है। जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब की जो फिलामेंट होता है वो 3.2 वोल्टेज एसी पे काम करता है, 3.2 वोल्टेज एसी पे काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3.2 वोल्टेज एसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्ट इन ए फूड मिक्सचर इफ इट रन्स इंटरमीडिएटली। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी हो सकती है। कोई फूड मिक्सचर है वो रुक रुक के चल रहा है, मतलब चल रहा है, थोड़ा सा लोड पड़ रहा है, स्पीड कम हो जा रही है,
या चल भी रहा है, रुक भी रहा है, चल भी रहा है, रुक भी रहा है, तो कहीं से कनेक्शन ढीला हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉट आउट ब्रशेस, यानी फटा हुआ ब्रश। बी ऑप्शन दे रखा है आर्मेचर कॉइल ओपन। यदि देखिए आर्मेचर की कॉइल यदि ओपन सर्किट हो जाती है तो मोटर को चलने ही नहीं देगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दे रखा है कि डिफेक्टिव कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में यदि डिफेक्ट हो रहा है तो उसको नहीं चलने देगा। डी ऑप्शन है कि फील्ड वाइंडिंग पार्सली शार्टेड, यदि शार्ट हो जाएगी तो वो धीरे धीरे चलेगी, रुक रुक करके नहीं चलेगी, तो ये दोष भी नहीं इसमें होगा। तो क्या हो सकता है, फटा हुआ ब्रश जब रहेगा तो उसमें कभी कभी कंटेक्ट बनाएगा, कभी कभी कंटेक्ट नहीं बनाएगा, इस वजह से जो मोटर होगी रुक रुक के चलेगी, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, फटा हुआ ब्रश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विथ स्लो स्पीड। एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलती है। तो देखिए जो सिंगल फेज की मोटर होती हैं उसमें दो बाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है और एक रनिंग बाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग में एक कैपेसिटर ऐसे लगा देते हैं और रनिंग बाइंडिंग में कोई कुछ नहीं लगा रहता है, और यहाँ पे जो होता है हमारा रोटर होता है, जो कैसा होता है स्क्वायरल केज रोटर हो जाता है। तो यदि ये धीमी गति से चल रहा है तो क्या दोष हो सकता है ये बताना है। देखिए उसमें जो कैपेसिटर है वो यदि दोषपूर्ण हो जाता है, खराब हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो टार्क होता है वो टार्क एक समान नहीं बन पाता है, तो इस वजह से जो गति होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, और करंट भी क्या करता है, ये हैवी लेने लगता है ये मोटर। और जब इसको कैपेसिटर लगाए रहते हैं तो पावर फैक्टर भी हमारा सही रहता है, अन्यथा 0.5 0.6 पावर फैक्टर हो जाएगा, और जब इसको लगा देते हैं तो 0.8 पावर फैक्टर हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिफेक्टिव कैपेसिटर, दोषपूर्ण संधारित्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर एप्लायंसेस। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है। जैसे एसी सप्लाई से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई अप्लायंसेस है उसको चला रहे हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रल तार जो होता है उसका कार्य क्या होता है। देखिए जो न्यूट्रल तार होता है वो धारा वापसी का कार्य करता है, तो प्रोवाइड्स करंट रिटर्न रिटर्न पाथ, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो ये ए सही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं डिटेल में कैसे होता है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 3 फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा। जो ट्रांसफार्मर है उसकी बाइंडिंग यहाँ पे स्टार में की गई है, और स्टार से जो न्यूट्रल निकल रहा है उस न्यूट्रल को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अर्थ कर देते हैं। यहाँ से न्यूट्रल वायर यहाँ पे जाता है इस तरीके से। ये कोई अप्लायंसेस है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके घर पे ये कोई अप्लायंसेस लगा हुआ है जो सिंगल फेज सप्लाई से चल रहा है। तो ये मेन फेज आ रहा है, ये एक फेज यहाँ पे आया और एक न्यूट्रल यहाँ पे चला गया। तो ये जो है ट्रांसफार्मर है, एक पावर सप्लाई सोर्स का काम कर रहा है। तो यहाँ से फेज से पावर सप्लाई इस इक्विपमेंट को दी जाएगी, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल लगाया गया है, क्योंकि जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस जब तक सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक प्रवाहित नहीं होंगे, तो इसलिए न्यूट्रल वायर यहाँ पे लाके जोड़ दिया जाता है ट्रांसफार्मर के साथ। तो ये क्या कर रहा है, इधर से यदि करंट जा रही है तो ये वापसी का कार्य करता है। और ये जो अर्थ वायर होता है ये क्या करता है, मान लीजिए ये इक्विपमेंट है,
ये फेज वायर किसी कारण से इसके बॉडी में यहाँ पे टच कर गया, तो इसके बॉडी में भी पावर सप्लाई आने लगेगी। अब ये पावर सप्लाई यदि उपभोक्ता जो है, कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वो अपने घर में यदि अर्थिंग बनाया हुआ है तो अर्थ वायर को ले जाकर के इसके बॉडी में से जोड़ देगा। तो इससे होगा क्या कि यदि ये फेज है और इसके बॉडी में से टच कर गया तो ये इस ग्राउंड के माध्यम से, जो हमारी पृथ्वी होती है वो एक गुड कंडक्टर होती है, उसमें से आसानी से हम लोग करंट प्रवाहित करवा सकते हैं। तो यहाँ से जो करंट आ रहे थे फेज से, उसके बॉडी से टच करके इस वायर के माध्यम से ग्राउंड होकर के पृथ्वी के माध्यम से जा करके यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का अर्थिंग किए थे, इसके माध्यम से क्या करेगी, सर्किट को कंप्लीट कर देगी, मतलब रिटर्न पाथ का काम कर देगी। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, रिटर्न पाथ हो गया। और यहाँ पे यदि सर्किट ब्रेकर लगाए रहेंगे तो जब इसमें से टच करेगी तो इसमें से हैवी करंट प्रवाहित होगी और ये सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। या एमसीबी लगाए रहेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फ्यूज लगाए रहेंगे तो फ्यूज हो जाएगा और उस सप्लाई को कट कर देगा इस तरीके से। और यहाँ पे जो भी इसको टच कर रहा है कंज्यूमर या उपभोक्ता, उसको शॉक लगने से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, शॉक नहीं लगेगा। उससे पहले ही, शॉक लगने से पहले ही ये पावर सप्लाई को यहाँ से कट कर देगा। तो ये होता है अर्थिंग और न्यूट्रल में, इस तरीके से मतलब डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। कुछ लोग करते क्या है कि यहाँ से फेज लेते हैं और यहाँ से अर्थ बनाते हैं पृथ्वी में और यहाँ पर कोई लोड लगा करके अपना वर्क करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल से ही हमेशा उसको जलाना चाहिए, क्योंकि अर्थ का वायर दूसरा काम है, अर्थ वायर का काम दूसरा है और न्यूट्रल वायर का काम दूसरा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन ए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। तो देखिए, जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है। उस मैग्नेट्रॉन ट्यूब का ये काम होता है कि उस माइक्रोवेव ओवन में हाई फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। जो कुकिंग फ्रीक्वेंसी है, जो खाना उसमें रखा है उसको बनाने के लिए एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, हाई फ्रीक्वेंसी। और उस हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितना, तो गीगा हर्ट्ज में उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना रहेगा। और कितना, लगभग तो 24,050 गीगा, सॉरी मेगा हर्ट्ज, 24,050 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करना होता है। तो उसको किसके माध्यम से किक करते हैं, एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, उसी के माध्यम से इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट किया जाता है। और हाई वोल्टेज भी वहाँ पे जनरेट कर दिया जाता है, लगभग 3800 वोल्टेज पे ये मैग्नेट यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन हमारा वर्क करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जहाँ पे हाई टार्क की आवश्यकता होती है, जो गीली चक्की है, तो वहाँ पे उसको टार्क अधिक चाहिए, स्टार्टिंग टार्क भी अधिक चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग कौन सी मोटर यूज करेंगे ये बताना है। तो वहाँ पे यूनिवर्सल मोटर यूज करेंगे, नहीं रिपल्सन मोटर नहीं, उसमें जो होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि गीली चक्की है, इसमें हाई टार्क चाहिए स्टार्टिंग के समय। जब वो चलने लगेगी नॉर्मल स्पीड से तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। मतलब ये मोटर कैसे स्टार्ट होगी, कैपेसिटर से स्टार्ट होगी और इंडक्शन पे रन करने लगेगी। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस तरीके से लगाया जाएगा। ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, ये रनिंग बाइंडिंग हो गई, ये रनिंग बाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गई, ये कैपेसिटर हो गया और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गया। तो जब ये मोटर स्टार्ट होगी तो दोनों बाइंडिंग कार्य करेंगे और जब मोटर रन करने लगेगी उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या कर देगा, इस सर्किट को ओपन कर देता है।
सही ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। ये जो सर्किट दिखाया गया इस सर्किट का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डायक लगाया गया है, यहाँ पे ट्रायक लगाया गया है, ये कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये सब जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट है। और ये किसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, फैन को रेगुलेट कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें लगे हुए हैं एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब ये फैन यहाँ पे है तो फैन हो गया, और फैन के लिए रेगुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर इसका सही है। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे की क्लास हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। और आप और सारे इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के लिए, जैसे डीसी मोटर जनरेटर हो गया, तो इसमें जो लिंक दिया गया है वहां से आप जा करके देख सकते हैं। और जो भी इसमें बात नहीं समझ में आ रही है तो उसमें आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद।